चलिए, अब हम आ चुके हैं द्रव्य के तापीय गुण के लेक्चर नंबर 5 पे। और आशा है कि आपने पूरा रिवीजन वगैरह कर लिया होगा और सबका सब कुछ आपने एनसीईआरटी वगैरह की कर ली हुई, इतने हमने भी लेक्चर कराए हैं। तो आज हमें बस तापीय प्रसार को खत्म करना है। तापीय प्रसार के बाद अगला, इस लेक्चर के बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। आज हमारा तापीय प्रसार विथ उदाहरण एक खत्म हो जाएगा। तो आशा है कि आपने एनसीईआरटी रीड कर ली होगी, और जितना मैंने आपसे बोला था हर एक चीज आपने ग्राफ्स वगैरह पढ़ लिए होंगे और फॉर्मूले वगैरह याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं। अब आयतन प्रसार गुणांक, जैसे आयतन प्रसार गुणांक में पिछली बार बताया था, अल्फा पी से हम उसे डिनोट करते हैं। रैखिक प्रसार गुणांक जो हमारा ए एल है, मैं पहले भी आपको बताया था कि जो है हमारा ए एल जो है रैखिक प्रसार गुणांक होता है, और ए वी आयतन प्रसार गुणांक होता है। एक मैं एक सरल संबंध है इनके आपस में भी एक सरल संबंध है। लंबाई एल के किसी ऐसे घन की कल्पना कीजिए जिसमें ताप में डेल्टा टी यानी टेम्परेचर में जो बदलाव है की वृद्धि होने पर सभी दिशाओं में समान रूप से वृद्धि होती है। अगर ऐसा होता है तब डेल्टा एल की वैल्यू क्या निकल कर आती है? ए एल एल डेल्टा टी। अब इसलिए और इसी प्रकार इसलिए डेल्टा वी की वैल्यू क्या निकल कर आती है? एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब माइनस एल क्यूब, 3 L² डेल्टा एल। अब समीकरण 10.7 जो हमारा है, में हमने डेल्टा एल को एल की तुलना में छोटा होने के कारण डेल एल स्क्वायर तथा डेल एल क्यूब के पदों को जो है उपेक्षणीय मान लिया है। तो अगर इनको उपेक्षणीय मान लेते हैं तो डेल वी की वैल्यू क्या आती है? 3V डेल्टा एल अपॉन एल। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 3V अल्फा वन डेल्टा टी। कैसे लिख सकते हैं? इस वाली जो हमने जो इक्वेशन थी, इसमें हमने क्या किया, इस वाले एल को इस यहाँ नीचे ले गए, लेफ्ट हैंड अपने जो है दाई तरफ, बाई तरफ। तो बाई तरफ ले गए तो ये हो गया डेल्टा एल वाई एल। तो इन दिस डेल्टा एल वाई एल की जगह हमने ये बाकी बची हुई वैल्यू रख दी। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो आंसर निकल कर आया है वो है 3V अल्फा एल डेल्टा टी। तो इससे हमें प्राप्त होता है कि जो हमारा ए वी है वो क्या होता है? 3 गुना होता है ए एल के। ये बात समझ में आई आपको? ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए वी 3 गुना होता है ए एल से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस समीकरण को याद रखिएगा। अब आगे चलती हैं तापीय प्रतिबल पे। ये बहुत ही मुख्य बिंदु है। जब किसी छड़ के दोनों सिरों को दृढ़ता से जोड़कर इसके तापीय प्रसार को रोका जाता है तो क्या होता है? कभी आपने सोचा है कि यार एक रॉड है, मैंने इसको गर्म किया तो इसका तापीय प्रसार के कारण ये इतना हो गई। ठीक है, अगर मैं ये मैंने सीधी नहीं बनाई, चलो ठीक है। अगर रुकिए, ये ऐसी थी और फिर ये ऐसी हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये ऐसी जब थी तो मैंने यहाँ पर इसको रोक दिया, रोकने के लिए मैंने कुछ लगा दिया। ठीक है, तो अब इसको मैंने जिससे बढ़ ना पाए, और फिर मैंने इसको गर्म किया। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सिरों के दृढ़ जो है अवलंबों द्वारा प्रदत्त जो है वहां बलों के कारण क्षण में स्पीडन वक्रति उत्पन्न होती है। और इस वक्रति के कारण क्षण में एक प्रतिबल उत्पन्न होता है जिसे तापीय प्रतिबल कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और 5 मीटर लंबाई वाली स्टील की छड़ के बारे में विचार करें जिसमें तापीय प्रसार को रोका गया है। अब छड़ के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की गई है। तो स्टील का रैखिक प्रसार गुणांक क्या होगा? एक दो होता है वो तो 1.2 गुणे 10 की पावर -5 केल्विन इनवर्स होता है। अंततः यहाँ स्पीड एंड वक्रति क्या होगी? डेल्टा एल बाई एल, ए एल स्टील डेल्टा टी। तो अब हमारे अल्फा की वैल्यू हमें पता है, तो हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें गुणा करेंगे, तो आएगा 1.2 टेन की पावर -4। स्टील के लिए यंग जो है प्रत्यास्थ था गुणांक वाई स्टील इज इक्वल टू कितना होगा? 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अंततः क्षण की उत्पन्न तापीय प्रतिबल क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कहने का मतलब है जो हमने बल लगाया, बल बटा
जो भी वहां का वो है एरिया। तो ये किसके समान हो गया, वाई स्टील डेल्टा एल बाई एल के, जिसकी वैल्यू क्या, 2.4 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स है। इसके तदन रूपी बहावल डेल्टा एफ बराबर ए वाई स्टील डेल वाई डेल एल बाई एल बराबर की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो आएगी 2.4 × 10⁻⁷ इंटू 40 × 10⁻⁴। तो एक कितना इक्विवेलेंट है, मतलब कितनी इसकी वैल्यू किसके आसपास आ रही है, 10⁵ न्यूटन। यदि वहां सिरों पर आबद्ध इस प्रकार की स्टील की दो जो है पटरियों के भीतर जो है भीतरी सिरों संपर्क में है, तो इस परिमाण के बल पटरियों को सरलता से मोड़ सकते हैं। तो इसी जो है परिमाण के बल, जो इतने जो ये परिमाण है इसका बल पटरियों को सरलता से मोड़ सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में ये उदाहरण है, जैसे कि उदाहरण 10.1, और ये उदाहरण मैंने आज आपको लेने लिया लिया जो ताकि मैं आपको चीजें समझा सकूं। यह दर्शाई यह दर्शाई की दर्शाइए की गई ठोस की आयताकार शीट का क्षेत्र प्रसार गुणांक, ठीक है, डेल्टा ए बाई ए बटा डेल्टा टी, इसके रैखिक प्रसार गुणांक ए एल का 2 गुना है, 2 गुना होती है, ठीक है। अब ये उदाहरण, अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप उदाहरण देखिए। अब ये जो उदाहरण किस चीज का उदाहरण है, मैंने आपको ये जो पढ़ाया, अब आपने इस चीज से क्या समीकरण निकाला, वही समीकरण आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि यदि दर्शाइए की गई की गई यह दर्शाइए कि किसी ठोस की जो है आयताकार शीट का क्षेत्र प्रसार गुणांक डेल ए बाई डेल टी डेल ए बाई ए बटा डेल टी, इसके रैखिक प्रसार गुणांक ए अल्फा का 2 गुना होती है। अब ठीक है, अब ये जो है ये आपको शीट दी गई है, और इसमें आप देखेंगे जैसे ये वाला हिस्सा जो है इसकी लंबाई ए है यहाँ तक, ये इसकी बी है लंबाई, इसका क्षेत्रफल जो है आपको डेल्टा ए दिया गया है, इसका क्षेत्रफल आपको डेल बी दिया गया है, और इसका सॉरी ये वो दी गई है आपकी लंबाई में जो डिफरेंस आया है, ये बढ़ गई ना, ये देखिए बी से डेल बी हो गई और ये डेल ए हो गया, क्षेत्रफल नहीं, मैंने वो गलत पढ़ लिया उसको, क्षेत्रफल नहीं, जैसे पहले ए थी और अब एक डेल ए हो चुकी है, पहले बी थी और अब डेल बी हो चुकी है, और ये पहले ए इसका जो है क्षेत्रफल पहले अलग था और अब ये बदल चुका है, इसका भी ये जो हिस्सा नया है ये भी। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपना ए इंटू डेल बी के बराबर, क्योंकि ये ए है और ये डेल बी है, ठीक है। और ये वाला किसके बराबर होगा, ये डेल बी है और ये डेल ए है, तो डेल ए इंटू डेल बी, तो ये किसके बराबर हो गया, ए इंटू डेल बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी ठोस पदार्थ की जो है आयताकार शीट जिसकी लंबाई ए तथा चौड़ाई बी, चित्र 10.8 है, अब चित्र 10.8 में हमने आपको दिखाई दिया, ये ए इसकी लंबाई है, बी इसकी चौड़ाई है, पर विचार कीजिए, ठीक है, जब ताप में डेल्टा टी की वृद्धि की जाती है तो ए में डेल्टा ए इज इक्वल टू A1 ए डेल्टा टी, तथा बी में डेल्टा बी बराबर ए जो है एल बी डेल्टा टी की वृद्धि होती है, जो वृद्धि मैंने आपको दिखाई है भी कि कैसे इनकी जो है डेल्टा बी और डेल्टा ए में वृद्धि हो गई। चित्र 10.8 के अनुसार क्षेत्रफल में वृद्धि को इस प्रकार दर्शा सकते हैं, डेल्टा ए बराबर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, जो हमने अभी दिखाई है, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3। हाँ, इसके बारे में मैंने अभी नहीं बताया आपको, अभी डेल्टा A2 है जो इतना इतना एरिया है जो नया क्षेत्रफल है जो आ गया है, अभी किसके बराबर होगा, ये जो बी है, बी गुणे डेल ए, तो ये अपना तीनों एरिया है, तो ये क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे तीनों को लिख लिया है। अब तीनों को क्या हुआ, अब तीनों की हमने जो है उनकी वैल्यू रख दी है, जो हमने पिछले उसमें निकाली थी, हमने यहाँ पे तीनों की जो वैल्यूज निकाली थी हमने इनको ये वहां पे रख दिया है। तो इसकी क्या निकाली थी हमने पहले की, ए डेल बी, इसकी क्या निकाली थी, बी डेल ए, तीसरी की क्या निकाली थी, डेल ए डेल बी। अब इसको हमने क्या लिख दिया, ए ए एल, ठीक है, बी डेल्टा टी, इसको क्या लिख दिया हमने, बी ए एल ए डेल्टा टी, और इसको हमने क्या लिख दिया, A1 का स्क्वायर ए बी डेल टी का स्क्वायर।
इसको जब हमने वैल्यूज को रखा, वापस से पुट किया, तो ये हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण देखने को मिला, क्योंकि हमने इसमें ए जो है ए वन ए बी डेल टी को वो लिया कॉमन। तो ये हमारा 2 + A1 डेल टी आ गया। तो A1 ए डेल टी, तो वैल्यू क्या है 2 + α1 डेल्टा टी। तो चूंकि α1 10⁻⁵ के केल्विन से, तब सारणी 10.1 के अनुसार दो की तुलना में गुणनफल α1 डेल्टा टी का मान बहुत छोटा है, अतः इसे उपेक्षणीय माना जा सकता है। मतलब इसे हम उपेक्षणीय माना जा सकता है, अतः डेल ए बाय ए इंटू 1/डेल्टा टी की जो है वैल्यू आती है अराउंड, मतलब इसके आसपास आती है 2 αL के, मतलब 2 αL के आसपास इसकी जो है हमें वैल्यू मिलती है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 2 पे। तो जो जैसे कि हमारा उदाहरण नंबर 1 था, वैसे ही हमारा उदाहरण नंबर 2 है। फर्क ज्यादा कुछ है नहीं, हमें बस इसको जल्दी जल्दी निपटाना है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। कई लोहार किसी घोड़ा गाड़ी के लकड़ी के पहिए में की नेमी पर लोहे की रिंग जो है जड़ता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर नेमी तथा लोहे की रिंग के व्यास का जो है क्रमांश 5.243 मीटर तथा 5.231 मीटर है। लोहे की रिंग को किसी ताप तक तप्त किया जाता है कि वह पहिए की नेमी पर ठीक बैठ जाए। अब इसको हल कैसे करना है? अब इसको हल करने के सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें दिया क्या गया है। हमें दिया गया है T1, आपको दिख रहा होगा 27 डिग्री पर नेमी तथा लोहे की रिंग के व्यास क्रमांश है ना। तो किस अपने ताप पर है? 27 डिग्री के ताप पर है, तो ये हमारा हो गया T1। अब ये क्या दिया हुआ है? व्यास क्रमांश क्या है ये दोनों। अब ये क्या है? ये हमारा L T1 है, और ये, और रुकिए, ये हमारा L T1 है और ये हमारा L T2 है। तो इन सब वैल्यूज को हम नीचे लिख लेंगे। तो अब जो जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे कि क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि T1 की जो वैल्यू है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। L T1 की वैल्यू ये रही 5.243 मीटर, और L T2 की वैल्यू हमें दी गई है 5.231 मीटर। दो तो ये अपनी T1 की दी गई है 5.231, और L T2 की दी गई है 5.243 मीटर, ठीक है। अब अंततः फॉर्मूला क्या है हमारा? आपको जो फॉर्मूला नॉर्मल है वो अब उसको लिखेंगे। L T2 बराबर L T1 1 + α T2 - T1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। इसको आपको बिल्कुल रट लेना है। मैं तो बताऊं कि अपने दिल में छाप लीजिए। ये अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे इजी भी हो सकता है क्योंकि इन्हें फॉर्मूला याद है, और उनके लिए बहुत कठिन भी हो सकता है जिन्हें फॉर्मूला याद नहीं है। अगर ये क्वेश्चन तीन ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं, 2 या 3 नंबर में, तो आप इससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं मांगते क्वेश्चन में। अगर 1 नंबर का 2 नंबर का आता है तो आपको बस इतना सा ही करना होता है जितना इन्होंने किया है। लेकिन इसमें बस महत्वपूर्ण क्या है कि आपको ये याद रहना चाहिए। और बस ये तो आप क्वेश्चन पढ़ के निकाल ही लोगे कि दिया क्या गया है, लेकिन दिया क्या गया है के बाद करना क्या है वो आपको फॉर्मूला बताएगा। तो फॉर्मूला यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट अब जो है अपना वो निभाता है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दी, हमें क्या पता करना था वो है T2। तो T2 की वैल्यू जो है हमारी यहाँ से निकल कर आती है, वो है 218 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस कुछ इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें फॉर्मूले अगर याद है तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है चीजों को याद करना, चीजों को समझना। और इतना भी मुश्किल नहीं है। अब अगर मेरे साथ आप एनसीईआरटी पढ़ते चलेंगे, मेरे साथ आप रिवीजन करते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, लिख लिख के फॉर्मूले को, ग्राफ्स को पढ़ते रहेंगे, और तो आपको आराम से वो सब डन हो जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, ग्राफ्स याद करिए, और फॉर्मूले स्पेशली याद करके रखिए। अगर आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो बात मानिए आप न्यूमेरिकलों को छू भी नहीं पाएंगे एग्जाम में। अगर आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे तो बात मानिए आपके नंबर भी कोई नहीं काट पाएगा। बस याद रखिएगा कि फॉर्मूले सारे आपको याद हों, और ग्राफ्स वगैरह आपको याद रखने हैं। तो आगे हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा तापीय प्रसार। और आज तापीय प्रसार हमने आराम से कंप्लीट कर दिया। 3 लेक्चर लग गए हमें, लेकिन हमने कंप्लीट कर दिया। कल हम अब नया टॉपिक के साथ अपनी क्लास शुरू करेंगे। नया टॉपिक है हमारा विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता के साथ हम अगली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अगर हो सके तो टॉपिक को एक बार रीड करके आइएगा, एक बार पढ़ कर आइएगा। आपको ही सरलता रहेगी समझने में, और आपको ही आगे और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। सब आप पर है, निर्भर करता है। अगर आपको
पढ़ना है तो भाई मैं तो आपको सलाह वही दूंगा कि जो सबसे परफेक्ट है। तो अगली क्लास में आप एक काम करिएगा, इसकी रीडिंग लगा के आइएगा, तो आपको जब मैं समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी ये चीजें। ठीक है, एक बार इसकी रीडिंग लगा लीजिएगा। आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। बाकी जितना मैंने पढ़ा है उसको एनसीईआरटी में एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।